स्टेट फॉर्मेशन इन ट्राइबल सोसाइटीज। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट फॉर्मेशन इन ट्राइबल सोसाइटीज का, जहां पर हम लोग अलग अलग ट्राइब्स की, कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स की, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा को यहीं पर दिया था विराम। और जब हम लोग बात अंत में करते आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग गोंड्स वगैरह की बात करेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल सोसाइटीज की बात करेंगे। तो बात को करते हैं, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठ संख्या 49 पर आने वाले एक इंपॉर्टेंट ट्राइब का, यानी कि इस बुक के अनुसार पहले इंपॉर्टेंट ट्राइब का, जिसका नाम है द गोंड्स। लिखा हुआ है one of the most important tribe in India is Gond, numbering about 4 million, are the largest ethnic group in central India। अगर हम लोग गोंड की बात करें तो गोंड जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जनजातीय वर्ग हो जाता है, जनजाति हो जाता है भारत के लिए, हमारे देश इंडिया के लिए, क्योंकि यह सारे बाकी और जितने भी ट्राइब्स थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गोंड्स ही है, जो लगभग 4 मिलियन के साथ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन पूरे सेंट्रल इंडिया, पूरे मध्य भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जो ट्राइबल ग्रुप है वो गोंड है। गोंडवाना और द लैंड ऑफ गोंड इज अ लूजली डिफाइंड एरिया ऑफ साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग गोंडवाना की बात करें, गोंडवाना का मतलब वो क्षेत्र, वो स्थल जो गोंड का है, यानी कि गोंडों का एक जगह जिसे गोंडवाना कहते हैं, वो एक ऐसा एरिया है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश, अभी के भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य का ईस्टर्न क्षेत्र यानी कि पूर्वी क्षेत्र, और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, ये सब कुछ मिलाकर अगर हम लोग कह दे या कहें कि ये गोंडवाना है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि गोंडों का यह क्षेत्र हुआ करता था जो किसी समय में बहुत प्रभुत्व के साथ यह क्षेत्र हुआ करता था, जो आज हम लोग कुछ अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं कि विभाजित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। लिखा हुआ है आगे, द रीजन वाज होम ऑफ सेवरल गोंड किंगडम फ्रॉम द 15th century to the mid 18th century when the Marathas expanded into the region from the west। ये जो क्षेत्र था, ये जो गोंडवाना था, यहाँ पर बहुत सारे गोंड साम्राज्यों ने राज किया, या फिर बहुत सारे गोंड किंग ने यहां से अपने आप को शासित किया, यानी कि अपने आप को शासक बनाया। इस क्षेत्र से जो बात आती है 15वीं शताब्दी से लेकर मध्य 18वीं शताब्दी तक, और ये तब तक की बात आती है क्योंकि उसके बाद मराठा जो थे वो पश्चिम से इधर की तरफ बढ़ते चले गए और गोंड किंगडम जो है वो कमजोर होता चला गया। Ruins of the fort of Gond ruler who ruled during the 13th and 14th century have been found। बहुत सारे ऐसे खंडहर भी दिखते हैं गोंड रूलर के, गोंड शासक के, जिसने 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में राज किया था। They expanded their Hindus and speak a द्रविडियन लैंग्वेज। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहां पर है कि दे एक्सपेंडेड देयर हिंदूज किंगडम, वो अपने हिंदू किंगडम को आगे बढ़ाए और उनकी जो भाषा थी वो द्रविड़ भाषा थी। दे आर मेनली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स इन स्मॉल विलेजेस, और ये जो है अलग अलग छोटे छोटे गांव में ट्राइब के तौर पर, यानी कि एक समूह के तौर पर, जनजातीय समूह के तौर पर रहते थे। ये जो चित्र जो आप लोग को दिख रहा है पृष्ठ संख्या 50 पर, ये उन व्यक्तियों का है जो गोंड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, गोंड जनजाति के हैं। ये जो 5 लोग 6 लोग जो इस चित्र में दिख रहे हैं, ये लोग गोंड जनजाति से जुड़े हुए हैं, या फिर कहें तो ये गोंड जनजाति के लोग हैं। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं अपने पुस्तक में, तो देख ही सकते हैं सामने, साथ ही साथ यह पृष्ठ संख्या 50 आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन एंड बिलीफ। अब हम लोग बात करेंगे गोंड के सोशल स्ट्रक्चर की, ऑक्यूपेशन की और बिलीफ की, यानी कि गोंड का सामाजिक ढांचा कैसा था,
वो क्या करते थे और उनका विश्वास क्या था, वो किस चीज में अपना विश्वास रखते थे। तो लिखा हुआ है गोंड सोसाइटी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड अनलाइक अदर ट्राइबल ग्रुप इन विच इगैलिटेरियनिज्म इक्वालिटी इज कॉमन। लिखा हुआ है कि गोंड सोसाइटी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। गोंड सोसाइटी जो था वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित था। अनलाइक अदर ट्राइबल ग्रुप इन विच इगैलिटेरियन इज कॉमन, जहां पर इक्वालिटी गोंड सोसाइटी में यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित था बाकी सारे ट्राइबल ग्रुपों की तुलना में, क्योंकि बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप में जो है वो क्या होता था, जो अलग अलग लोग थे वो अपने अपने आधार पर ग्रुप बनाते थे। यहां पर सब लोगों को एक तरीके से माना जाता था गोंड में। दे जनरली लीड सिंपल लाइफ, ये लोग सामान्य जीवन जिया करते थे। देयर होम आर प्लेन एंड ऑल्सो हैव कैटल शेड, इनका घर जो है वो प्लेन हुआ करता था और इनके यहाँ मवेशियों को रखने के लिए भी अच्छे व्यवस्था हुआ करते थे। दे आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये लोग स्वाभाविक रूप से पारंपरिक रूप से कृषक थे और प्रैक्टिस करते थे। और कौन सा कृषि का तरीका अपनाते थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह पर कृषि करते थे, फिर वहां का जमीन बंजर हुआ, आगे बढ़ गए, वहां पर पेड़ को काटे, फिर वहां पर कल्टीवेशन किए, फिर वहां को छोड़ दिए, फिर आगे पेड़ काटे जलाए, फिर वहां पर धरती को साफ किए, फिर कर गए। तो इस तरीके से ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। आगे द गोंड्स हैव अ डिस्टिंक्ट pantheon of god and spirit whom they worship along with Hindu god and goddess। ये जो गोंड थे, चूंकि ये ट्राइबल ग्रुप था, तो ये लोग हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा करते ही थे, उसके अलावा कुछ अलग भगवान की और कुछ अलग आत्माओं का भी पूजन इन लोगों के द्वारा हुआ करता था। द अकबरनामा मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गरहा कटांगा दैट हैड 70,000 विलेज। अगर अकबरनामा में हम लोग पढ़ें तो वहां पर यह देखने को मिलता है, यह पढ़ने को मिलता है कि गोंड किंगडम जो गरा कटांगा का था वहां पर लगभग 70,000 गांव थे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गर अंडर अ पार्टिकुलर गोंड क्लैन, ये जो साम्राज्य था वो अलग अलग गढ़ों में विभाजित था और ये अलग अलग गोंड कुलों को दर्शाता था। द गढ़ वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और ये जो गढ़ था इसको और अगर आगे बात करें तो ये अलग अलग गांवों में विभाजित था, 84 गांव में विभाजित था, जिसको हम लोग 84 कहते थे। विच वॉज सब डिवाइडेड इनटू बरहोत, और ये जो 84 था ये बरहोत में डिवाइडेड था, जिसमें 12-12 गांव हुआ करते थे। अब हम लोग बात करेंगे गोंड्स स्ट्रगल विद द मुगल। अब मुगलों के साथ गोंड की लड़ाई, गोंड जनजाति की जो लड़ाई थी मुगलों के साथ, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। यह जो है एक महिला का चित्र है जो लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ रानी दुर्गावती। ये दुर्गावती की प्रतिमा है जो कि एक ट्राइबल थी, जो कि एक गोंड ट्राइब से की महिला थी। तो अब हम लोग बात करेंगे गोंड्स स्ट्रगल विथ द मुगल, मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ गोंड का यानी कि हिंदुओं का, हिंदू जनजाति का क्या स्ट्रगल हुआ, क्या लड़ाई हुई, क्या युद्ध हुआ, अब उसकी बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 50 पर है हम लोग। लिखा हुआ है अमन दास हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह वाज द गोंड राज ए ऑफ गरहा कटांगा। अमन दास जिसको संग्राम शाह के तौर पर जाना जाता था, वाज द गोंड राज ऑफ गरा कटांगा। गरा कटांगा का यह गोंड राज हुआ करता था, गोंड राजा हुआ करता था। इसका बेटा हिज सन दलपत, जिसका नाम दलपत था, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, उसकी शादी एक महारानी दुर्गावती से हुआ था। द डॉटर ऑफ चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो कि बेटी थी, दुर्गावती बेटी थी महोबा के राजपूत राजा, डॉटर ऑफ चंदेल राजपूत राजा, महोबा के चंदेल राजपूत राजा की बेटी दुर्गावती से शादी हुई थी दलपत की। और दलपत जो था वो गरा कटांगा के गोंड राज अमन दास का पुत्र था, जिसे अमन दास को संग्राम शाह भी कहा जाता था। However, since Dalpat died early, Rani Durgavati started ruling on behalf of her 5-year-old son
वीर नारायण। हालांकि रानी दुर्गावती के पति दलपत की मृत्यु बहुत जल्द हो गई, बहुत जल्द ये मर गए, तो उसके बाद दलपत के स्थान पर रानी दुर्गावती ने शासन किया अपने छोटे से 5 वर्ष के बेटे वीर नारायण के साथ। यानी कि दलपत की मृत्यु हो गई, दलपत की पत्नी रानी दुर्गावती और दलपत और रानी दुर्गावती का पुत्र जो कि मात्र उस समय 5 वर्ष का था, वीर नारायण। तो दलपत के जाने के बाद रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को भी संभाला और उस शासन व्यवस्था को भी संभाला। आगे है, आगे लिखा हुआ है ही आगे सी फॉट अगेंस्ट बैज बहादुर ऑफ सुल्तान ऑफ मालवा। इन्होंने यानी कि रानी दुर्गावती या महिला ने लड़ाई लड़ी बैज बहादुर के साथ जो कि सुल्तान था मालवा का। यानी कि बैज बहादुर के खिलाफ रानी दुर्गावती ने लड़ाई लड़ी। जो बैज बहादुर था, बैज बहादुर जो था वो मालवा का सुल्तान था। She carried out many public welfare work in her kingdom। इन्होंने अपने समय अपने साम्राज्य में बहुत सारे जनता के लिए अच्छे कार्य किए। द मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक्ड गारा कटंगा इन 1565। मुगल बल या फिर कहें तो मुगल शासन का आक्रमण असफ खान के नेतृत्व में हुआ 1565 में गरा कटंगा में, जहां की यह रानी थी। रानी दुर्गावती वाज डिफीटेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। रानी दुर्गावती ने बहुत सारी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वीरता के साथ लड़ा, बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन फिर भी बाद में यह हार गई। शी एंड हर सन डाइड इन एन एफर्ट टू सेव देयर किंगडम। वो और यानी कि रानी दुर्गावती और इनका बेटा ये दोनों अपने साम्राज्य को बचाने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो गए। द मुगल कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट फ्रॉम द गोंड किंगडम एंड annexed part of the kingdom and granted the rest to चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। अब क्या होता है कि मुगल से लड़ाई होती है रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती का बेटा जो है वो मुगलों से बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ता है, लेकिन बाद में हार जाता है, मर जाता है, दोनों मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद मुगलों का इस क्षेत्र पर जो है वो कब्जा हो जाता है। मुगल जो है इस क्षेत्र से बहुत सारे हाथी, सिक्के वगैरह सारा कुछ ले जाते हैं और पूरे क्षेत्र के लगभग हिस्सों पर अपना राज रखते हैं, यानी कि अपने अधीन कर लेते हैं, और कुछ क्षेत्र को वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे देते हैं। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरा कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। हालांकि गरा कटंगा और रानी दुर्गावती के पुत्र इन लोगों कि ये लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, ये लोग मारे गए। उसके बाद गरा कटंगा गिर भी गया, यानी कि ये जो है क्षेत्र वो मुगलों के पास चला गया, लेकिन फिर भी गोंड किंगडम जो गोंड साम्राज्य था वो कुछ और समय तक चला, क्योंकि यहां पर वीर नारायण के चाचा को भी कुछ क्षेत्र दे दिया गया था जिसका नाम था चंद्र शाह। यानी कि अब हम लोगों ने बात कर ली है गोंड की एक बहुत बड़े जनजाति समूह की। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे अहोम की, यानी कि एक दूसरे जनजाति समूह की बात करेंगे और देखेंगे कि ये अहोम जो है वो क्या कहता है, अहोम के बारे में क्या कहा गया है, अहोम कौन थे, ये सारी चीजें जो है मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में और हम लोग बात करेंगे इस अध्याय की बची हुई चीजों की, अहोम के साथ शुरुआत करेंगे।